हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज हम उस क्लास को, उस टॉपिक को, अपना जो पहला टॉपिक है यानी रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक जो हमारा है उसको फिनिश करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज में हमने क्या देखा, रेट ऑफ चेंज में कि चेंजेस कितने आते हैं ना, कभी एक फंक्शन चेंज होता है तो उसके डिपेंड दूसरा फंक्शन चेंज होता है। तो अभी तक हमने ये सीखा। आज ही इसमें एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद हम आएंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में, और आज ही हम उस पे आ जाएंगे। कोशिश रहेगी हमारी आज उस क्वेश्चन को हम पूरा कर ले। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही बच्चों असंभव लगेगा, यानी कि अब देखो आपने कोई चीज अगर करी नहीं है, ठीक है, हम काफी टाइम हम देखते हैं कि क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, कि आपको यार क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि बड़ा टफ है, नहीं होगा, बट एक्चुअली समटाइम्स ये होता है कि वो क्वेश्चन काफी इजी होता है ना। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप उस पर इंप्लीमेंट करोगे, बोलोगे अच्छा इतना छोटा सा इसमें लॉजिक लगना था, इट इज वेरी सिंपल। तो वही चीज है कि आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हमें वो कोई भी काम तब तक कठिन ही लगेगा जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राउंड में कोई स्टेज में है, ठीक है, काफी लोग आपने देखा होगा कमेंट्स करते हैं कि यार ये नहीं कर पा रहा, स्टेज में गाना नहीं गा पा रहा, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इसको ऐसा खेलना चाहिए था, इसको वैसा खेलना चाहिए था। बट एक्चुअली में जब आप उस जगह होते हो तो आप ये देखते हो कि आपसे ये चीज जब खुद आप फेस करोगे तो आप देखोगे कि कितना ही टफ है। तो वही चीज है बच्चों, कभी भी अपने अंदर, तो इससे हमें मॉरल क्या मिला, इससे ये मॉरल मिला कि कभी भी अपने अंदर ये एटीट्यूड मत तान दो कि मुझसे ये चीज नहीं होगी। अपने अंदर ये एटीट्यूड रहो कि यस आई कैन डू इट, ठीक है, कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। क्लियर। कभी ये मत रखो कि यार मुझसे ये चीज नहीं होगी, एटलीस्ट करो, तो ट्राई तो करो, है ना। कठिनाई का सामना भी तो होगा आपका फिर, है ना। इजी होगी चीजें तो आपको पता लगेगा, नंबर ऑफ वेज होंगे किसी चीज को करने के। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, क्यों ये 12 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, है ना, इसे सेंटीमीटर क्यूब और ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब, यहां भी क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कोई सैंड गिर रही है किसी पाइप से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, एक पाइप से हम रेत 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जमीन पर इस तरह से एक शंकु बना रही है कि शंकु की ऊंचाई हमेशा आधार की त्रिज्या का छठा हिस्सा होती है। क्लियर। बालू शंकु की ऊंचाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, इस क्वेश्चन को अब यहां बोला है कि भाई देखो, साफ और सीधी बात है कि अब इस क्वेश्चन में मैं गिवन क्या क्या, पहले गिवन पे बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो डायग्राम, आप पहली बात तो हम गिवन पे ये देखते हैं कि यार दिया क्या है। तो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, है ना, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। और क्यूब किसकी यूनिट होती है बच्चों, क्यूब होती है वॉल्यूम की यूनिट, है ना, वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो यहाँ साफ पता लग रहा है कि dv अपॉन dt हो रहा है, यानी वॉल्यूम पे चेंज आ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। अभी जो हमें गिवन है वो हमने लिख दिया, और साथ में हमें ये भी गिवन है, हमें बोला है कि व्हाट is the height of the sand of the cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर, यानी कि dh by dt हमें बोल रहा है हाइट, क्या हाइट में चेंज आएंगे जब हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये भी हमें निकालना है ना, ये भी हमें निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका,
तो dv बाई डी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और dh बाई डी टी एच इक्वल टू 4। अब देखो यार, किसी डब्बे से अगर आप, साफ और सीधी बात है, देखो आप अपने किचन में जाओ और किसी डब्बे से अगर आप नमक गिरा रहे हो, है ना, तो नीचे हीप बन जाएगा। हीप मतलब एक कोन का ठेला बन जाएगा। आपने देखा होगा वो एक कॉनिकल शेप में रहता है ना, वो क्या रहता है, कॉनिकल शेप में रहता है। तो उसी चीज से आपको, अब यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि एक पाइप है, ये हमारे पास पाइप है, ठीक है, और इससे क्या है, सैंड गिर रही है, इससे सैंड नीचे गिर रही है ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो सैंड गिर रही है, तो जब भी कोई सैंड गिरेगी तो एक हीप बना रही है, हीप यानी कि ये, ठीक है, तो ये एक हीप बना रही है और उसका शेप है कॉनिकल शेप। क्वेश्चन में क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अलग से नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि वो क्या शेप है, वो कॉनिकल शेप है। ठीक है, वो क्या है, कॉनिकल शेप है। तो ये जो कॉनिकल शेप है, जिसमें ये हीट, जिसमें ये जा रहा है, जिसमें ये जिससे गिर रहा है और नीचे कॉनिकल शेप में आपकी चीजें बन रही हैं। तो अब इसको क्या करने के लिए, ये आपके पास कॉनिकल शेप बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ हाइट होगी और इसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट ऑफ कोन है ना बच्चों, वो हमेशा क्या है, 1/6 है किसका, रेडियस ऑफ बेस की। जो हाइट है वो क्या है, 1/6 है रेडियस ऑफ बेस का। ये चीज इसमें बोला गया है कि जो हाइट है वो 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस है ऑलवेज, ठीक है जी, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस है, ये उन्होंने बोल दिया। तो यहां से एक चीज और निकलती है कि रेडियस कितना हो जाएगा, 6 उधर चले जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ, यहां से एक कंडीशन भी हमें निकलती दिख रही है, ठीक है। और ये क्या है, सैंड है जो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब आपको बता, अब यूज करने में फॉर्मूले, तो एक बार बताओ कितना हमारा एक बार में कितना वॉल्यूम सैंड हमारा आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड यानी कि ये शेप कौन सा है, सिलेंड्रिकल शेप है, बेलन शेप है ना, बेलन शेप है, तो वॉल्यूम भी किसका लगेगा, बेलन का लगेगा। बट अगर इसकी हाइट पूछी होती, बट हाइट किसकी पूछी है, हाइट पूछी है सैंड ऑफ कोन की, यानी कि इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ किसका पूछा है हमसे, मतलब फॉर्मूले में हम क्या लेंगे, हाइट ऑफ कोन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है भाई, फॉर्मूला लेते हैं ना हम, तो हाइट ऑफ कोन का कोई फॉर्मूला होता है, कभी देखा हाइट ऑफ कोन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपने इसको मान लिया v वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को dh बाई dt निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर एच। काफी बच्चों की कंडीशन रहेगी कि सर इसमें क्या करो, dv बाई dt कर देते, यानी कि वॉल्यूम का, ठीक है जी, वॉल्यूम का हम करेंगे। तो आप यहां देखेंगे dv बाई dt होगा, इसका मन में सोचो, है ना, फिर dh बाई dt होगा, ये भी फंक्शन है, और ये हो जाएगा dr बाई dt। चलो dy बाई dt मेरे पास है, dh बाई dt मेरे को निकालना है, तो इस dr बाई dt का क्या करेंगे भाई, dr dt भी तो आएगा, है ना, इसका क्या करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर रेडियस की तो हमको वैल्यू दे रखी है ये, और रेडियस की हमें वैल्यू दे रखी है ये, यहां से रिलेशन था ना दे रखा। अगर आप एग्जाम में ये लिखना भी भूल जाते अगर, तो यहां से तो रिलेशन था ही ना, तो यहां से तो बना सकते थे आप, तो वही चीज हमने की है। तो यहां से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए, ताकि हमें चीजें बाद में और ना करनी पड़े, तो आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट जो r बराबर 6h है इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आपने डाला, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h।
तो वॉल्यूम है आपका 1/3 पाई 6 36 h क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 1/3 पाई 36 h क्यूब। अब वापस चीजें थोड़ा बहुत क्लियर है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, dh/dt निकालना है। नाउ अब मैं कर सकता हूं नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप लोग यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मुझे चीजों को बताएं फटाफट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या था, कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम करेंगे, ठीक है, तो v इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई क्या आ गया था 36 h क्यूब, 36 h क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या, तो dv/dt ये ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ h क्यूब। तो dv/dt इक्वल्स टू 1/3 पाई 3h स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। dh/dt जब उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3h स्क्वायर dh/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो। dv/dt की वैल्यू क्या थी हमारी, dv/dt की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 12 1/3 पाई 36। और h की भी कुछ वैल्यू है हमारे पास, h की कोई वैल्यू नहीं है ना, h तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसको इधर ले आओ सारा, तो 12 इंटू 3/36 पाई इक्वल्स टू h स्क्वायर dh/dt। तो फिलहाल हमें इसको कट कर देते हैं, जो कट रहा है 12 3 36। तो यहाँ पे जो बच जाएगा हमारे पास dh/dt इक्वल्स टू 1/पाई h स्क्वायर, यही बचेगा ना, 1/पाई h स्क्वायर। dh/dt इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा 1/पाई h स्क्वायर, या कुछ और बच रहा है 36 h स्क्वायर का होना था आपका 3h स्क्वायर d। अच्छा ये 3 भी है यहाँ पे, है ना, एक 3 ये भी है, इसको हम भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, और ये 3 अब नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर, है ना, 1/3 पाई h स्क्वायर। तो हमें dh/dt, तो dh/dt कब निकालना था हमें, जब h बराबर था 4। तो आप यहाँ रख देंगे 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, तो क्या 1/48 पाई, 1/48 पाई क्या है, ये हाइट है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि भैया द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 148 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो फाइनल आंसर हम दे सकते हैं, therefore increasing at the rate of 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, when h equals to height of cone increasing, तो ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जमीन पर इस तरह से शंकु बनाती है कि शंकु की ऊंचाई हमेशा आधार की त्रिज्या का छठा हिस्सा होती है, यानी कि जो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी तेजी से बढ़ रही है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भैया हमें क्या क्या गिवन था सर, हमें dv/dt, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो हमने देखा कि ये गिवन है, ये आपको कैसे से लगा, वॉल्यूम है, हमने यूनिट से पहचाना 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम आपको दिया गया है। और हमें बोला क्या है कि इसकी हाइट बतानी है कोन की, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो वो हमें निकालना है, वो मैंने कर दिया। तो अब हमारा दूसरा काम रहता है फिगर बनाना। फिगर बनाई हमने पाइप से, तो पाइप से 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब
12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से मिट्टी गिर रही है और एक नीचे एक शंकु बना रही है, और वो शंकु कुछ इस तरह से है कि जो उसकी हाइट है, ठीक है, वो 1/6 है रेडियस का, और यहीं से मैंने रेडियस भी निकाल दिया, रेडियस हो गया 6 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास आ गई। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि आगे अगर क्वेश्चन में यूज हुआ इन चीजों का तो हम यूज कर लेंगे, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है हम पहले लिख के चल लेते हैं। फिर अब देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने क्यों नहीं लिया, पाई आर स्क्वायर एच मैंने क्यों नहीं लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पूछा किसका है, हमें हाइट किसकी पूछी है, भैया हमें हाइट तो कोन की पूछी है, तो वॉल्यूम का आप इसका क्यों ले लेंगे, आप इसका कैसे ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिया। क्यों, क्योंकि हाइट, भाई देखो जो हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला में लिखना होता है, मैंने ये बताया था, तो हाइट का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, हाइट का कभी कोई फॉर्मूला देखा कौन से रिलेटेड नहीं होता, तो वॉल्यूम का ही है। और वॉल्यूम क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई इतने 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड वॉल्यूम की दर से ही आपकी मिट्टी गिर रही है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने अब देखा कि यार अगर इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में या डिफरेंशिएशन कर भी देता तो आप देखो dv बाई dt मेरे को मिलता यहाँ से, है ना, dh बाई dt मिलता जो मेरे को निकालना है, बट यहाँ dr बाई dt भी तो आता, और उस dr बाई dt का हम क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं dr बाई dt, और dr बाई dt गिवन भी नहीं है, दो अननोन फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो r इक्वल टू 6h हमने बताया था, r इक्वल टू 6h है, ये हमने किया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो इसमें वैल्यू रखी और उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया 1/3 पाई 36h3, और फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद का क्वेश्चन फिर कैलकुलेटिव है जो आपने ये देखा, ठीक है। चलिए अब आज हम जो है करने वाले हैं यहाँ पे नया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो आपका नया टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है वो आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, भाई चीजें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप मान लो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जैसे है ना, y इक्वल्स टू हमारा एफ एक्स होता है, y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, और y बराबर एफ एक्स है यानी कि कोई फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका y भी बढ़ेगा, भाई जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज डाल के देखते हैं x और y की, ठीक है, x अगर मैंने 1 रखा तो y 2 हो जाएगा, x मैंने 2 रखा तो y 4 हो जाएगा, x मैंने 3 रखा तो y 6। आप देख रहे हैं जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बढ़ रही हैं चीजें, चीजें हमेशा बढ़ रही हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इसका जो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा इसका, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पॉइंट देखेंगे ऐसे,
इस तरह से ग्राफ बनेगा। जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसे यहाँ देखने को आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें मिलेंगी, यानी कि चीजें एकदम बढ़ रही हैं। ग्राफ में आप देखना एकदम चीजें बढ़ रही हैं। और ग्राफ को हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ग्राफ को लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट क्या है हमारा, ये है, और राइट क्या है, ये। तो लेफ्ट टू राइट आप देखो, राइट बाहर की साइड है ना, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रहा है, तो ग्राफ को हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, तो लेफ्ट टू राइट ही बढ़ रही हैं चीजें। तो ये हमारा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि बस वो बढ़ रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है या कांस्टेंट नहीं हो रहा है, बस क्या है, इंक्रीज ही हो रहा है, वैल्यू बढ़ ही रही है, कहीं रुक नहीं रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमारा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ग्राफ को हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट ही हम क्या करते हैं, ग्राफ को हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। आप लिख सकते हैं इसमें, वी ऑब्जर्व द ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब आता है वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बच्चों एक, सेम। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पे अगर एक बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में ये है। तो जैसे आप देखो इसमें एक वाई आप ले लो, लेट वाई इक्वल्स टू, मैंने एक फंक्शन ले लिया 7/x। ठीक है, ये आप एग्जांपल देख लो कि जैसे मैगी, अमूल का बीच पे प्रोडक्शन तो था, बट लोगों ने उसकी चीजें लेना बंद कर दी थी, उसमें कुछ मिलावट की बातें आई थी। आपने मैगी का देखा होगा, मसाले, मैगी के मसाले के कारण बीच में मैगी का क्या हो गया था, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, चीजें उतनी चल रही थी, बट लोग आगे सेल ले नहीं रहे थे, चीजें खरीद नहीं रहे थे, है ना, कम कर रहे थे। तो ऐसी चीजों के लिए क्या करना है आपको, फंक्शन। तो जैसे इसके अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आपको, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका कुछ ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 1 रख लूं, तो अगर 1 यहां मैं रखूंगा तो y मेरा 7 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो y 3.5 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 7/3 ये हो जाएगा आपका 2.3, और 5 रखूंगा तो 14 5 है 70, 1.4। ठीक है, तो आपने देखा कि x तो बढ़ रहा है, बट y क्या है, y घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसका अगेन, इसका अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये, और ये कुछ ऐसा ग्राफ, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे भी तो इसका ग्राफ आपको ये, अगेन लेफ्ट टू राइट हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ग्राफ को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट क्या लग रहा है, डिक्रीजिंग लग रहा है ना, यानी कि x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि x की वैल्यू तो आप देखो पहले यहाँ था, ठीक है, पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, बढ़ रहा है। बट y आप देखोगे, y पहले यहाँ था, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा y, फिर ये क्या है, कम होते जा रहा है, y कम होते जा रहा है। तो ये आपने देखा x और y का ग्राफ कुछ ऐसे, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। क्लियर।
अब इसमें जो और फंक्शन है, जैसे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ सर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी कुछ होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, देखो, जो ऐसा फंक्शन होता है जहां पे ग्राफ बढ़े या कांस्टेंट हो और फिर बढ़े बट डिक्रीज ना हो, वो हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी कि आपको सिंपल सा मैं बता दूं यहाँ पे कि होता क्या है ना, ये जो ग्राफ है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज ना, यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई ये यहाँ से चली, ये बढ़ा, फिर ये थोड़ा कांस्टेंट हुआ थोड़े टाइम के लिए, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी कि जैसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन पे जहाँ पे ग्राफ बढ़े, यानी कि एक बार वो बढ़े, ठीक है, फिर वो थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट रहे, ये यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, फिर उसके बाद ये और बढ़ जाए। तो क्या कर रहा है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बढ़ ही रहा है ना, कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, बट बढ़ रहा है, या कांस्टेंट हो रहा है, या डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल आप देखो, जैसे हमारी सैलरी, कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी बढ़ती है, कभी घटती नहीं है ना। तो सैलरी बढ़ी, पहले सैलरी ज्वाइन की उसने 10,000 में, फिर कुछ टाइम बाद उसकी सैलरी 15,000 हो गई। तो 15,000 होते साथ कुछ टाइम तक वो 15,000 में काम करेगा, तो कुछ टाइम तक वो 15,000 में काम करेगा, तो फिर उसके बाद वो सैलरी उसकी 20 हो जाएगी। यानी कि फंक्शन क्या है, जो इसमें सैलरी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो ही रही है ना, डिक्रीज नहीं हो रही है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, जहाँ पे बीच में कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।